नमस्कार बच्चों, मैं आपका शिक्षक अभिषेक भारद्वाज आज फिर से आप लोगों के सामने उज्ज्योत के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हूं। आज हम लोग राजनीतिक शास्त्र की दूसरी अध्याय जो है जातीय लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ता है वो देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं आज क्या है। आइए बच्चों, तो जैसा आप देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो आपके लोकतांत्रिक राजनीति को प्रभावित करते हैं। जातीयता, लैंगिकता और सांप्रदायिकता, एक एक करके इन तीनों को हम लोग इंडिविजुअली समझेंगे। आइए, जातीयता की जब हम बात करें तो आप देखते होंगे कि हमारे समाज में जो जातीयता है वो बहुत ही व्याप्त मात्रा में है। मतलब क्या है कि कहीं कहीं जातीयता को इतना ज्यादा अहमियत दे दिया जाता है कि उसके चलते लोगों में क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और वहां की व्यवस्था को संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो समाज है वो विभक्त हो जाते हैं। तो जातीयता क्या हुई कि आप अलग अलग वर्गों में टूटे हुए हैं। किसके आधार पे? जाति के आधार पे। जैसे कोई स्वर्ण है, कोई निम्न वर्ग के हैं, ठीक है, इस तरह से जातीयता हुई। अगला जो टॉपिक है वो है लैंगिकता। लैंगिकता क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? लैंगिकता का मतलब है लिंग। लिंग का मतलब आप जानते होंगे कि आप कितने लिंग हमारे समाज में है? मेनली दो। एक आपका कौन? एक जो पुरुष है और एक महिला है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो व्याप्त विभिन्नता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लैंगिकता बोलेंगे। तो क्या होता है दोस्तों, देखते होंगे समाज में कहा जाता है क्या, तुम लड़की हो, तुम लड़के हो। बचपन से ही क्या होता है, लड़कों को ऐसा अहमियत दिया जाता है कि तुम तो राजा बेटा हो, तुम्हें चोट नहीं लगती है, मेरा राजा बेटा मजबूत है। और लड़कियों को क्या बोला जाता है कि तुम क्या करो, ज्यादा बाहर नहीं निकलो, घर के काम काज सीखो, लड़की का ये गुण होता है। तो क्या ये सही है? नहीं। तो लैंगिकता जो है हमारे समाज में भी जन्म होती है। जैसे एक तो हमारा क्या हुआ, जन्म के आधार पर लैंगिकता हुआ, वो तो प्रकृति के अनुसार दिया गया है। लेकिन समाज में जो विभेद उत्पन्न हो जाता है लिंग के आधार पे, वो यहाँ पे लैंगिकता का मतलब हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब समझेंगे बच्चों, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब जो धर्म है इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? संप्रदाय कहते हैं। तो जब संप्रदाय के आधार पे क्या होता है, समाज का विभाजन हो जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? सांप्रदायिकता के आधार पे सामाजिक विभाजन। देखते होंगे कि कभी कभी क्या होता है, हिंदू और मुस्लिमों में दंगे हो जाते हैं। कुछ दिन पहले जब इंदिरा गांधी की मृत्यु जब हुई थी तो उनकी हत्या किसने की थी? सिख संप्रदाय के उनके बॉडीगार्ड ने की थी। तो उस समय क्या हुआ था, सिखों के प्रति लोगों के अंदर द्वेष भावना आ गई थी। तो सांप्रदायिकता क्या हुआ, जो धर्म के आधार पे जो समाज को विभक्त करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? सांप्रदायिकता बोलेंगे। आइए देखते हैं जातीय विभेद एवं राजनीति में जाति। अब जातीय विभेद क्या हुआ, मतलब जाति के आधार पे समाज को छोटे छोटे वर्गों में तोड़ना, जातीय विभेद हुआ। अब राजनीति में जाति क्या है, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब जब इलेक्शंस आते हैं तो जो आप लोगों के सामने नेता, राजनेता जो आते हैं वो क्या कहते हैं? हम फलानी जाति के हैं, आप भी उसी जाति के हो, आप किसे समर्थन दो? हमें समर्थन दो, हम अपनी जाति का उत्थान का कार्य करेंगे। इस तरह से ये राजनेता हमें बरगलाते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं। किसके नाम पे? जाति के नाम पे। उससे क्या हुआ, जो हमारी राजनीति जो है वो किससे प्रभावित हो रही है? जाति से। बहुत कोई लोग क्या होते हैं कि जात के नाम पे वोट भी देते हैं। खास करके हमारे बिहार और यूपी जैसे जो पिछड़े राज्य हैं, जिनमें अभी भी लोगों को जो चेतना है वो जागृत नहीं हुई है, वो क्या करते हैं? जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं कि हाँ भाई फलाना आदमी इस धर्म का है, फलाना आदमी इस जाति का है, तो वो अपनी जाति और धर्म के आधार पे उसे वोट दे देते हैं। तो क्या ये सही तरीका है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हमें वोट किसे देना चाहिए? जो सामाजिक उत्थान का कार्य करे, जो समाज में व्याप्त कमियों को पूरा करे, उसके हमें वोट देना चाहिए। तो समझते हैं, विश्व भर में व्याप्त सामाजिक विभेदों के कई कारण हैं। जैसे सामाजिक विभेद के क्या क्या कारण हुए? भाषा, रंग, लैंगिकता, संप्रदाय आदि।
परंतु भारत में जातीयता और सामाजिक विभेद एक बहुत बड़ा कारण है। मतलब भारत में जो जातीयता है मेरे प्यारे बच्चों, वो समाज को छोटे छोटे वर्गों में बांटने का बहुत बड़ा कार्य करती है। कारण क्या है कि यहाँ के लोगों में चेतना राष्ट्र से ज्यादा क्या हो जाता है, कभी कभी जातिवादी हो जाता है। हम फलाने जाति के हैं भाई, तुम्हारे सामने क्यों झुके। वो बोलेगा कि वो फलाने जाति का, हमको उसके सामने जाने का हिम्मत नहीं है। तो इससे क्या होता है, जातीयता को बढ़ावा देता है। और कई बार ये जो जातीयता है वो नागरिक अधिकारों का हनन कर लेती है। नागरिक अधिकार क्या हुआ सर? तो नागरिक अधिकार का मतलब हुआ कि आपको वोट देने का अधिकार, आपको कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार, आपको अपने मन का व्यवसाय करने का अधिकार। कई बार क्या होती है, ये जातीयता उस पे हावी हो जाती है। मान लीजिए कोई उच्च वर्ग के लोग हैं और आप किसी निम्न वर्ग के लोग हैं, ठीक है, और आप अपने मनचाहे कार्य को करना चाहते हैं, अपने मनचाहे जगह पे जाना चाहते हैं, तो वहां पे जातीयता आपको रोक देगी। बहुत बार सुनते होंगे आप न्यूज़ों में कि क्या होता है, कुछ निम्न वर्ग के लोगों को मंदिर में प्रवेश से रोक दिया गया। तो उन्हें ही क्यों रोका गया? क्योंकि वहां पे जो जातीयता है वो नागरिक अधिकारों पे भारी पड़ गई। समझ रहे हैं? भारत में जाति और राजनीति दोनों एक दूसरे को बहुत प्रभावित करती है। कैसे? अभी बताया कि जाति के नाम पे लोग वोट मांगते हैं और बहुत कोई वोट दे भी देते हैं। तो किस, ये जो भारतीय राजनीति है वो जाति से प्रभावित हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। चलिए, तो यहां हम लोगों ने देखा कि लोकतांत्रिक राजनीति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो जातीयता, लैंगिकता और सांप्रदायिकता। जातीयता क्या हुई? जाति के आधार पर भेदभाव। लैंगिकता क्या हुई? लिंग के आधार पर भेदभाव। सांप्रदायिकता क्या हुई? संप्रदाय यानी धर्म के आधार पर भेदभाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले इसे थोड़ा सा रब कर लेते हैं, हम लोग साफ कर लेते हैं। आ जाइए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, भारतीय जाति व्यवस्था। अब भारत में जो जातीय व्यवस्था है वो कैसी जातीय व्यवस्था है, इसे हम समझते हैं। तो आप देखते हैं यहां लिखा हुआ प्राचीन काल में और उत्तर वैदिक काल से। क्या है सर? देखिए, यानी उत्तर वैदिक काल मतलब वैदिक काल से पहले जो समय है उसे प्राचीन काल कहेंगे, ठीक ना। तो उस समय क्या हो रहा था, उस समय जो जातिवाद था, जो जाति प्रथा थी, वो क्या थी, किस पे आधारित थी? कर्म पर आधारित। किस पे थी? कर्म पे आधारित। प्राचीन काल में भारत में जो जातीय व्यवस्था थी वो किस पे आधारित थी? कर्म के आधार पे। एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कि आप अपने पिता के संतान हैं, ठीक है, आपके पापा हैं, आप 4-5 भाई बहन हैं, ठीक है। आपके पापा मान लीजिए कि देश की रक्षा का काम करते हैं। क्या कर रहे हैं? देश की रक्षा का काम कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाएंगे? वो क्षत्रिय हो जाएंगे। लेकिन अब मान लीजिए आप लोग 3-4 भाई बहन हैं, ठीक है, आपके बड़े भैया क्या कर रहे हैं? वो पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएंगे? ब्राह्मण बन जाएंगे, ठीक है। आपके जो छोटी वाली जो बहन है वो क्या कर रही है? वो व्यापार कर रही है, तो वो क्या बन जाएगी? वैश्य बन जाएगी। समझ रहे हैं? कोई भाई आपका जो है वो सभी वर्ग का सेवा कर रहा है, तो क्या बन जाएगा? शूद्र बन जाएगा। समझ रहे बात? मतलब आप किस जाति में, किस घराने में पैदा हुए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब उससे है कि आप कार्य क्या कर रहे हैं, यानी आपका कार्य ही आपके जाति को निर्धारित करेगा। ये कब होता था? प्राचीन काल में। समझ रहे हैं कि आपके पिता का जाति आपके जाति का निर्धारण नहीं करेगा, आपका कार्य आपके जाति का निर्धारण करेगा। अगला आते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? जब मत्स्य न्याय सिद्धांत आया उसके बाद क्या हुआ, जो जाति प्रथा थी वो एक क्या ले ली? एक कुरूपता का रूप ले ली। क्या हो गया? सामाजिक कुरूपता का रूप ले ली। कैसे ले ली सर? तो फिर क्या हुआ, जो जाति है वो किस पे आधारित होने लगी? जन्म पे आधारित होने लगी। किस पे आधारित? जन्म पे। मतलब आप जिस घर में जन्म रहे हैं, आपका जिस घराने में जन्म हो रहा है, आप उसी जाति के होंगे और आप बाध्य होंगे कि आपको वही काम करना है। समझिए कहने का मतलब, सपोज दैट कि आपका जन्म एक धोबी परिवार में होता है जो कपड़े धोने का कार्य करता है, तो आप भी क्या बन जाइएगा? धोबी ही बन जाइएगा। आप पढ़ाने का कार्य, ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकते। आप लड़ने का कार्य, सुरक्षा देने का कार्य यानी क्षत्रिय का कार्य नहीं कर सकते। आप बिजनेस करने यानी व्यापार करने का कार्य नहीं कर सकते।
तो आप क्या करेंगे, आप जो धोबी का कर्तव्य होता, जो धोबी का कार्य होता, कपड़े धोना, वही कार्य करेंगे। तो ये क्या कुरूपता थी कि नहीं, ये कुरीतियां थी कि नहीं समाज की। तो जो उत्तर वैदिक काल से अभी तक जो ये जातिवाद है वो किस पे आधारित हो गया मेरे प्यारे बच्चों, जन्म पर आधारित। लेकिन पहले किस पे आधारित था, कर्म पे आधारित। समझ रहे हैं। चलिए देखेंगे भारत में जातिवाद के कुप्रभाव, कि भारत में ये जातिवाद किस तरह से भारतीय एकता और अखंडता के लिए एक विष की तरह कार्य कर रहा है, कैसे यहां की जो समाज है उसको तोड़ रहा है, जो सद्भाव है उसको खत्म कर रहा है, ये देखेंगे। पहला पॉइंट है, जातिवाद के कारण लोगों के बीच क्या होती है, घृणा एवं द्वेष उत्पन्न होता है। क्या होता है, घृणा और द्वेष। कैसे, कोई नीचे वर्ग का आदमी है और कोई अपने आप को ऊंचे वर्ग का आदमी कहता है। देखिए ऐसा कुछ होता नहीं है नीचा ऊंचा वर्ग, ये कुछ व्यक्तियों द्वारा कुछ व्यक्तियों पे शासन करने के चलते क्या ऐसा क्राइटेरिया बना दिया गया है। क्या जो नीचे वर्ग के हैं उसका खून और जो ऊंचे वर्ग के हैं उसका खून में अंतर है, नहीं। क्या कभी नीचे वर्ग का ए बी पॉजिटिव को ऊंचे वर्ग के व्यक्ति के ए बी पॉजिटिव में डाल दिया तो क्या वो मर जाएगा, नहीं। तो क्या है ये बस शासन करने के लिए एक साजिश थी और जिससे आज तक हम लोग उभर नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं। तो जब जातिवाद होता है तो लोगों के बीच घृणा हो जाता है, वो फलाने जाति का, वो हमारे साथ बैठ नहीं सकता, वो हमारे साथ खा नहीं सकता। तो ये क्या, ये गलत चीज है मेरे प्यारे बच्चों। इससे क्या होगा, मान लीजिए कि समाज में 10 निम्न वर्ग के लोग हैं और 15-20 उच्च वर्ग के लोग हैं, ठीक है। तो क्या कभी वो समाज 30 लोगों का बन पाएगा, नहीं, वो समाज टूट जाएगा। 10 लोग जो निम्न वर्ग के उनका अलग समाज बन जाएगा और जो उच्च वर्ग के उनका अलग समाज बन जाएगा। तो इस तरह से ये समाज को तोड़ने का काम करता है, क्योंकि दोनों के बीच क्या है, घृणा और द्वेष का भावना है, चिढ़ आता है उसको देख करके, ठीक है, ऐसा भावना है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में असमानता और फूट की भावना बढ़ती है। यही फूट और असमानता का लाभ उठाकर जो अंग्रेज थे वो भारत पे शासन किए। समझ रहे हैं, यही असमानता और फूट का लाभ उठाकर। दूसरा पॉइंट है, जातिवाद से राष्ट्रीय एकता को खतरा होता है। क्या होता है, राष्ट्रीय एकता को खतरा होता है, क्योंकि जातीयता के कारण राष्ट्र अलग अलग समूहों में विभक्त हो जाता है। समझिएगा कैसे राष्ट्रीयता को खतरा है। राष्ट्रीयता का मतलब क्या हुआ कि भारत जो है एक अखंड राज्य बन के रहे, एक अकेला राज्य, बड़ा महान भारत, अखंड भारत। तो अखंड भारत कब रहेगा, जब सब लोग आपस में सद्भाव रखेंगे, तब क्या रहेगा, अखंड भारत रहेगा। लेकिन जब जाति के आधार पे लोग एक दूसरे से घृणा करेंगे, द्वेष की भावना रखेंगे, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि लोग एक साथ मिल बैठ के खाएं, नहीं, नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों। यही कारण है कि ये घृणा और ये द्वेष राष्ट्रीय एकता को खत्म कर देता है, उसके लिए हानिकारक साबित होता है। समझ रहे हैं। दूसरा पॉइंट अगला, जातिवाद द्वारा तिलक दहेज प्रथा को बढ़ावा देना। किसको, तिलक दहेज प्रथा। अब देखिएगा अभी क्या है कि अगर हम बोले तो बहुत सारे गार्जियन गुस्सा होंगे। क्या है कि अगर अरेंज मैरिज करते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, अरेंज मैरिज, घर परिवार सेम जाति में जब शादी विवाह होती है तो क्या होते हैं, लोगों के डिमांड्स होते हैं, मांग होती है कि हाँ भाई हमारा बेटा तो क्या है, इंजीनियर है, उसको पढ़ाए लिखाए हैं, फलाना चीज बना दिए हैं, अब दीजिए, रोकड़ा दीजिए, ठीक है। अब वो गिनवाने लगते हैं। तो दहेज प्रथा को जन्म कौन दे रहा है, जातीयता, क्योंकि लोग बंधे हुए हैं। समझ रहे हैं। आप जब जातिवाद को मानिएगा तो अपने ही जाति में ना शादी कीजिएगा बॉस, आपके पास तो ऑप्शंस कम जाएंगे। अगर आप जातिवाद को नहीं मानते तो आप किसी भी लड़के से या किसी भी लड़की से उठा करके विवाह कर लेते, तो क्या यह तिलक देने का मजबूरी बनता, नहीं। क्यों, क्योंकि जब उस समय ऑप्शंस की कमी नहीं है तो क्यों खरीद के आप ऑप्शन लेंगे। समझ रहे हैं बात को। यानी तिलक दहेज प्रथा जो है वो किसका कुप्रभाव है, जातिवाद का। जातिवाद के कारण रूढ़िवादी एवं कुरीतियों को भी बढ़ावा मिलता है। अब रूढ़िवादी और कुरीति क्या हुई दोस्त, देखिएगा हर एक जाति में कुछ कुछ मान्यताएं होती है पारंपरिक तौर से, तो इसको बढ़ावा मिलता है। जैसे पहले क्या था, जो शूद्र थे, मनुस्मृति एक किताब है, धार्मिक ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ है हमारे हिंदू धर्म का,
तो उसमें क्या है कि उसमें लिखा गया जो शूद्र होते हैं यदि वो किसी रास्ते से गुजर रहे हैं तो उन्हें अपने कमर में क्या झाड़ू बांध के चलना है, ताकि उनके जो पैरों का छाप है वो मिटते जाए। वो कहीं पे अपना थूक नहीं फेंक सकते हैं, वो गले में एक कटोरा एक हड़िया लटका के चलना है उनको, समझ रहे हैं। तो ये सब कुरीतियां, ये सब रूढ़िवादी विचारधारा, रूढ़िवादी विचारधारा का मतलब प्राचीन काल में जो मतलब बिना मतलब का जो विचारधारा था उसे रूढ़िवादी विचारधारा कहते हैं, जिसका कोई भी कनेक्शन हमारे समाज से नहीं है। कहां लिखा हुआ है कि कोई शूद्र अगर गुजर गया तो वो रास्ता पवित्र हो जाएगा? ऐसा होता है? नहीं होता। वो भी इंसान है, आप भी इंसान है। तो जातिवाद किसको किसको बढ़ावा देता है सर? देखिएगा, पहला घृणा एवं द्वेष को बढ़ावा देता है, दूसरा राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा, कौन? जातिवाद। दहेज प्रथा को बढ़ावा कौन दे रहा है? जातिवाद। और आपका रूढ़िवादी और कुरीतियों वाले विचारों को बढ़ावा कौन दे रहा है? जातिवाद। तो जो जातिवाद है दोस्तों, अगर उसको हम लोग नेगेटिव मैनर में देखें तो बहुत ही खराब चीज है। वो एक राष्ट्र के लिए, एक देश के लिए, एक समाज के लिए, हर एक सिस्टम के लिए खराब है। आइए, तो यहां समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। देखिए, अब यहां पे जगजीवन राम देख रहे हैं आप, जगजीवन राम। जगजीवन राम जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जगजीवन राम जो है हमारे बिहार के आरा से हैं, थे। कहां के थे? आरा के थे। इनको बाबूजी कहा जाता था। बाबूजी वो पिताजी वाले बाबूजी नहीं। देखते हैं जो थोड़ा सा प्रसिद्ध आदमी रहते हैं, राजेंद्र बाबू, जो आपके पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें क्या कहा जाता? राजेंद्र बाबू। ठीक है, ऐसे ही जगजीवन राम जी को बाबूजी कहा जाता था कि जगजीवन बाबू, बाबू जगजीवन राम, ऐसे करके, ठीक ना। जो अच्छे प्रतिष्ठित लोग होते हैं उन्हें कहा जाता था। तो इन्हें बाबूजी की उपाधि मतलब के नाम से भी जाना जाता है। ये कहां के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। बिहार में कहां? आरा के। तो इनका क्या बात है कि ये जो है, जो दलितों के लिए हैं, आवाज उठाए थे। किसके लिए? दलितों के लिए, नीचे वर्ग के लोगों के लिए 1935 में इन्होंने आवाज उठाया था। ये बिहार के नेता कहां के हैं? बिहार के, जगजीवन राम जी। सॉरी। तो इनका एक वक्तव्य है कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास को तिलंजलि नहीं दे सकता। मतलब कि एक व्यक्ति अपना धन धान्य घर परिवार सब छोड़ देगा, लेकिन जो जातिवाद है उसे नहीं छोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी भारतीय व्यवस्था है इसमें जातिवाद आपका एक आइडेंटिटी कार्ड बन गया है मेरे प्यारे बच्चों। क्या बन गया है? आइडेंटिटी कार्ड बन गया है कि तुम फलानी जाति के हो, भाई देखो तुम्हारा ये कार्य है। आप चाह करके भी अगर उससे निकलना चाहिएगा तो कोई दूसरे जाति के लोग आके, दूसरे वर्ग के लोग आकर के आपको कहेंगे कि तुम यही जाति के हो और तुम्हारा यही कार्य है। तो कोई व्यक्ति चाह करके भी अब इस जातिवाद से अपना मुख नहीं मोड़ सकता। ये कौन कहते हैं? जगजीवन राम जी। ठीक है, आइए, उम्मीदवार चयन पर जाति का प्रभाव। अब देखिए जाति का प्रभाव कहां कहां पड़ रहा है उम्मीदवार चयन पे। देखिएगा कि जो क्षेत्र होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, यानी जिसका इलाका होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई विधानसभा क्षेत्र होगा, कोई लोकसभा क्षेत्र होगा, कोई पंचायती राज क्षेत्र होगा, तो वहां से जो लोग खड़े होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो जाति के आधार पे वहां की राजनीतिक पार्टियां खड़ी करती हैं। मान लीजिए किसी जगह, किसी एक क्या है आपका विधानसभा क्षेत्र में कोई एक एक्स कास्ट का क्या है? बहुमत है। मतलब कोई एक्स जाति के व्यक्ति वहां बहुत ज्यादा संख्या में है, तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो वहां पे प्रतिनिधि किसको बनाएगी? वही एक्स जाति के व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि उन्हें वो क्या करेंगे? जातिवाद का प्रयोग करके वहां से वोट निकाल लाएंगे। समझ रहे हैं? वो जाएगा वहां, ए माई बाप देखिए हम तो आप ही के जाति का हैं, हमको नहीं दीजिएगा तो किसको दीजिएगा? आप अपने जाति को हम बढ़ाएंगे, बढ़ावा देंगे, उसके उत्थान का कार्य करेंगे, ऐसी ऐसी दुहाई देगा आपके पास आकर के, रोने लगेगा वो नेता, और आप अंत में क्या कीजिएगा? जातिवाद के जाल में फंस जाइएगा और उसे वोट दे दीजिएगा। तो इसका फायदा कौन उठाता है कि उम्मीदवार चयन में जाति का प्रभाव दिखता है दोस्तों।
किसी भी क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियां द्वारा उम्मीदवार के चयन को वहां के जातिगत समीकरण प्रभावित करते हैं। अब ये क्या जातिगत समीकरण, कि उस क्षेत्र में किस जाति के व्यक्ति कितने कितने संख्या में हैं, किस किस जाति के व्यक्ति कितने कितने संख्या में हैं, उस आधार पे वहां के उम्मीदवार को चुना जाता है। मान लीजिए कोई एक्स जाति का व्यक्ति जो है 50-100 के जनसंख्या में है, वही कोई वाई जाति का व्यक्ति वहां 1500 से 2000 के जनसंख्या में है। समझ रहे हैं? तो वहां का जो उम्मीदवार चयन करेगा पार्टी, वो किसका करेगा? वाई जाति के व्यक्ति को चयन करेगा। क्यों? क्योंकि जातिवाद के कारण उसके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती है। समझ रहे हैं? चलिए तो नेक्स्ट पे आएंगे। सरकार में विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व। यहां भी देखिए, सरकार में देखिएगा जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल में जो होते हैं, जैसे मंत्रिमंडल क्या हुआ सर, समझिएगा, शिक्षा मंत्री, गृह राज्य मंत्री, समझ रहे हैं, वित्त मंत्री, सुरक्षा मंत्री, ठीक ना, ये सब जो मंत्री हैं, इन मंत्रियों के पदों को आवंटित यानी दिया भी जाता है किस आधार पे? जाति के आधार पे, कि अगर हम अगला इलेक्शन होगा तो देखेंगे, कहेंगे कि हां कोई यादव है तो यादव को बना दिए एक मंत्रालय का मंत्री, कोई नीचे वर्ग के हैं, रैदास हैं तो रैदास को बना दिए एक मंत्री, कोई स्वर्ण जाति के व्यक्ति को एक मंत्री बना दिए, कोई लोहार को बना दिए। इस तरह से मंत्रालयों का विभाजन किस आधार पे होता है? जाति के आधार पे, ताकि आगामी चुनाव में क्या हो, उसी जाति का दुहाई देके फिर से वोट लिया जाए। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये जाति का खेल कितना खराब है। और ये जो सरकार है आपको हमेशा जाति के जो है चक्रव्यूह में आपको घुमा के फंसा लेती है और आपसे वोट निकलवा लेती है। समझ रहे हैं? कहते हैं कि सरकार में विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व। सरकार के केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर की सरकारों के मंत्री परिषदों में सभी जातियों के प्रतिनिधित्व की परंपरा हो गई है। क्यों परंपरा हो गई है? ताकि हर जगह से वोट मिल पाए जाति दिखा करके। लेकिन ये क्या, अगर आप नकारात्मक रूप में जाइए तो नकारात्मक भी है और एक तरह से सकारात्मक भी है। तो सर सकारात्मक कैसे, अच्छा कैसे है ये चीज? तो सोचिए दोस्त कि जो निचले वर्ग का व्यक्ति है उसको भी क्या मिल रहा है? सत्ता में साझेदारी यानी भागीदारी करने का मौका मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी संख्या इतनी है। समझ रहे हैं बात को? फिर से समझिएगा कि ये अच्छा कैसे है। सरकार के विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व सरकार में कैसे अच्छा है वो समझिए। कि मान लीजिए कि पहले अगर किस आधार पे सीट दिया जाता था, कौन कितना पावरफुल है, किसके पास पैसा है, लेकिन अब दिया जाता है कि किसके पास ज्यादा वोट है, उससे फायदा किसको हो जाता है। मान लीजिए कोई निम्न वर्ग, कोई निम्न जाति का व्यक्ति है या उसका कोई प्रतिनिधित्व तो पहले नहीं करता था सरकार में, लेकिन अब इस परंपरा के चलते उसके भी जाति का कोई व्यक्ति वहां पे जाकर के उसके उत्थान के लिए कार्य कर सकता है। समझ रहे हैं? तो इसको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से हम लोग समझेंगे। अगला है जातीय भावनाओं को उकसाने में राजनीतिक दलों की सक्रियता। अब देखिए, जाति के नाम पे जो राजनीतिक दल हैं वो लोगों को उकसा करके वहां से वोट निकलवा लेते हैं। कैसे गए? देखिए हम लोग कम जाति, हम लोग का जाति इतना कम है, अगर हमको आप नहीं जिताइएगा, हमको आप वोट नहीं दीजिएगा तो हमारे ऊपर कोई और शासन करेगा। समझ रहे हैं किस तरह से जाति को तोड़ मोड़ के आपके सामने पेश किया जा रहा है कि अगर आप हमको वोट नहीं दीजिएगा, हमको नहीं जिताइएगा तो आपका कोई प्रतिनिधि नहीं रहेगा वहां पे, इस तरह से। ठीक है, तो क्या है, ये जो जातीयता है वो किसको उकसा रही है? राजनीतिक दलों को उकसा रही है। ठीक है, अगला ये निम्न एवं कमजोर वर्ग की बढ़ती अभिरुचि। अब क्या है कि पहले जो था वो राजनीति में जो निचले वर्ग के लोग रहते थे, निचले वर्ग का जो समुदाय रहता था, उसकी रुचि नहीं थी। क्यों? वो सोचते थे भाई हम उसमें जाके क्या करेंगे। लेकिन अब उनकी रुचि, अब उनकी चाहत बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम भी उसमें जाएं और अपने लोगों के लिए क्या करें, वहां पे कुछ नियम कानून बनाए और उनके उत्थान का कार्य करें। तो ये पॉजिटिव मैनर में भी है। समझ रहे हैं?
प्रारंभ से ही असमानता एवं राजनीतिक भेदभाव के कारण अब निम्न वर्ग के लोग भी राजनीतिक चेतना का उदय हुआ है। अतः कोई निम्न वर्गीय लोग द्वारा बनाई गई राजनीतिक पार्टियों का उदय हुआ। समझ रहे हैं कि क्या हुआ? शुरू से जो पिछड़े वर्ग के थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, उन्हें क्या दबाया कुचला गया था, तो अब वो क्या कर रहे हैं, उनके अंदर राजनीतिक चेतना आई, वो जाग उठे हैं कि अब हमें भी अपना अधिकार चाहिए, अब हम भी अपना अधिकार लेके रहेंगे। और उसके चलते वो क्या कर रहे हैं, राजनीति में योगदान मतलब भागीदारी ले रहे हैं अपना, और कार्य को कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये सब क्या था, किस तरह से जो जातीयता है वो उम्मीदवारों के चयन पे प्रभाव डालती है, किस तरह से विभिन्न जातियों का पार्टियों में प्रतिनिधित्व दिखता है, सरकारों में किस तरह से प्रतिनिधित्व दिखता है, किस तरह से जो जातीय जो है जाति के आधार पर राजनीतिक दल सक्रियता अपना दिखा रही हैं, और किस तरह से ये राजनीति में जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, अपनी रुचि को बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो राजनीति है सर, यही सत्ता और यही क्या है आपका ताकत, यानी सोर्स ऑफ पावर है। निर्वाचन में जाति का प्रभाव कम होना। अब देखिए कैसे निर्वाचन में जाति का प्रभाव कम हो रहा है। देखिए पहले तो जाति के नाम पे लोग वोट लेते थे, लेकिन अब लोग पढ़ लिख गए हैं, एजुकेट हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, तो अब वो लोग जाति से उठ करके कुछ कुछ विकास के आधार पे भी वोट दे रहे हैं। ये तो एक कारण हुआ। और दूसरा कारण क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कि जो मान लीजिए कुछ दो पार्टी है, एक निम्न वर्ग की, एक उच्च वर्ग की, ठीक है, एक निम्न वर्ग के, एक उच्च वर्ग की पार्टी है। अब वो लोग अपना क्या कर रहे हैं, अपनी हित साझा करने के लिए कई बार जब सरकार बहुमत में नहीं होती है, तो जो दो एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं वो एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। समझिएगा उदाहरण, अभी आप देख रहे होंगे बिहार में जो सरकार चल रही है, किसकी सरकार है? नीतीश कुमार की सरकार है। पहले किसके साथ थी? पहले नीतीश कुमार किसके साथ थे? बीजेपी के साथ थे। समझ रहे हैं? और हमेशा से लालू और नीतीश में 36 का आंकड़ा रहा था। लेकिन अब जब देखा उन्होंने कि हमें फायदा किसके साथ है, लालू के साथ या बीजेपी के साथ, तो नीतीश जी किधर पलट गए? लालू यादव जी की तरफ। तो यहां क्या हो रहा है कि जो लोग हैं सत्ता साझा करने के लिए, अपने हाथ में शक्ति बनाए रखने के लिए लोगों के साथ खेल रहे हैं। समझिएगा, यह सत्य है कि भारत की राजनीति एवं निर्वाचन दोनों पर जाति का बहुत प्रभाव पड़ता है, परंतु कई बार जाति विशेष में भी कई विभेद उभर आते हैं। जाति में भी विभेद हो गया, जैसे मान लीजिए उच्च वर्ग के लोग हैं, उसमें भी तो कोई गरीब होंगे, उसमें भी तो कोई अमीर होंगे, तो उन अमीर और गरीब, काले और गोरे, ऊंच और नीच के बीच में क्या होगा? संघर्ष हो जाएगा। उसके चलते एक वर्ग के लोग, एक जाति के लोग भी विभिन्न समुदायों में टूट जाते हैं, जिस कारण जो है जाति का प्रभाव क्या होता है? कम हो जाता है। एग्जाम्पल समझिए कि आपका मान लीजिए जो विधानसभा क्षेत्र है, जहां से विधायक लोग खड़े होते हैं, वहां पे स्वर्ण जाति के 2 उम्मीदवार खड़ा हुआ। एक उम्मीदवार जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमजोर है और दूसरा जो आर्थिक रूप से मजबूत है। तो जो कमजोर लोग हैं आर्थिक रूप से, वो किसको सपोर्ट कर देंगे? जो आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवार है। और जो मजबूत लोग हैं वो आर्थिक रूप से मजबूत उम्मीदवार को सपोर्ट कर देंगे। अब देखिए स्वर्ण ही जाति 2 भाग में विभक्त हो गया, जिससे क्या हुआ? उनके जीतने की संभावनाएं कम हो गई। समझ रहे हैं? मान लीजिए स्वर्ण का एक ही व्यक्ति खड़ा होता और 100 व्यक्ति स्वर्ण है, तो 100 का 100 वोट उसको मिल सकता था, लेकिन अब वो 2 भागों में विभाजित हो गया। तो इस तरह से जाति का जो निर्वाचन में प्रभाव है वो कम हो रहा है। जैसे अमीर गरीब, शोषक शोषित, जिस कारण जातिगत समीकरण एवं जाति आधारित राजनीति क्या हो रही है? विफल हो रही है। नेक्स्ट है जाति के अंदर राजनीति की पैठ। अब देखिए जाति, अभी तक तो क्या था कि राजनीति के अंदर जाति घुस के राजनीति को परिभाषित कर रहा था। समझिएगा, अभी तक हम लोग देख रहे थे किस तरह राजनीति में जातिवाद का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि जाति के अंदर राजनीति बैठ गया है। किसके अंदर? जाति के अंदर।
आधुनिक युग में जाति राजनीति को ही नहीं वरना राजनीति जाति को भी प्रभावित करता है। समझिएगा बच्चों ध्यान से, जाति राजनीति को ही नहीं बल्कि राजनीति जो है वो भी जाति को, यानी एक दूसरे को दोनों प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, जिसका उदाहरण है कभी स्वर्णों और दलितों में भेद तो कभी कभी दोनों एक ही साथ एक ही मंच पर नजर आना, अर्थात राजनीति एवं सत्ता की चाहत में सभी अपने असूलों को भूल जाते हैं। समझिएगा कि जो दो पंथ स्वर्ण और दलित एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, वो अपनी हित को साबित करने के लिए एक ही मंच पे एक दूसरे का हाथ पकड़ के आ जाते हैं। अभी देख रहे हैं जैसे बिहार में चल रहा है, कोई व्यक्ति किसी को अपना चाचा कह रहा है, जब तक जो कि कल तक क्या था, एक दूसरे के विरोधी थे। समझ रहे हैं? तो क्या हो रहा है कि अभी तक तो क्या होता, राजनीति के अंदर जाति आ रहा था, लेकिन अब जाति के अंदर राजनीति आ गया है। समझ गए? चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए जातिवाद का पक्ष, जातिवाद के पक्ष, एक सकारात्मक पक्ष है और एक नकारात्मक पक्ष है। बच्चों समझिएगा, हर एक चीज खराब नहीं होता, कुछ खराब चीजों के कुछ अच्छे पक्ष भी होते हैं और कुछ अच्छे चीजों के कुछ खराब पक्ष भी होते हैं। उसी तरह जातिवाद को सिर्फ हम खराब नहीं कह सकते हैं, वो अपनी जगह पे अच्छा भी है और बहुत सारी जगहों पे वो बुरा भी है। समझिएगा, सकारात्मक पक्ष जब देखेंगे तो जातिवाद का सकारात्मक पक्ष यह है कि इसमें सभी वर्ग एवं जाति के लोगों की सहभागिता होती है। अब देखिए सकारात्मक पक्ष क्या हुआ, जब हम लोग जातिवाद की बात कर लेंगे तो क्या देख रहे थे हम लोग कि जो सरकार में हर एक जाति वर्ग के लोगों को जगह दिया जा रहा है, तो इससे क्या फायदा हो रहा है, कोई पीछे नहीं छूट रहा है, सबका क्या हो रहा है, लोकतंत्र में के सत्ता में क्या हो रही है, साझेदारी हो रही है। तो ये सकारात्मक हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए मित्रों, सकारात्मक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो जातिवाद में, जब राजनीति में जातिवाद सकारात्मक रोल कैसे लिया, सभी वर्गों के लोगों को राजनीति में हिस्सा लेकर के। ठीक है, यह सकारात्मक पक्ष हुआ। अब नकारात्मक क्या हुआ? जातिवाद का नकारात्मक पक्ष सामाजिक मतभेद एवं आपसी सामंजस्य का हास है। देखिए नकारात्मक पक्ष क्या हुआ कि जाति को लेकर हम किसी से लड़ गए, जाति को आधार पे हम किसी से घृणा करने लग गए, तो ये सब क्या हो गया, उसका नकारात्मक पक्ष जो उसकी बुराइयों को दिखा रहा है। लेकिन वही सकारात्मक पक्ष क्या हुआ कि अच्छा बात है ना, जातिवाद आया है जिसके कारण सभी वर्ग के लोगों को, जो पिछड़े हैं, जो अगुआ हैं, जो अत्यंत पिछड़े हैं, जो अनुसूचित जाति हैं, सभी वर्ग के लोगों को क्या करें, सहभागिता दें। किसमें दें? सत्ता में। तो ये सकारात्मक हुआ। और जब हम इसी जाति के आधार पे लोगों से घृणा करते हैं, द्वेष की भावना रखते हैं, तो वो नकारात्मक पक्ष हो जाएगा। समझ गए होंगे बच्चों? ठीक है, तो ये रहा आज का हम लोग का क्लास, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, लोकतांत्रिक राजनीति को प्रभावित करने वाले कारक। हमारा चैप्टर क्या था बच्चों? तो जातीय, लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम लोगों ने देखा। क्या देखा इसमें? किस तरह से जातीयता राजनीति को प्रभावित करती है, किस तरह से राजनीतिक पार्टियों को प्रभावित करती है, और क्या जाति के सकारात्मक और क्या जाति के नकारात्मक पक्ष हैं। तो मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। इसी तरह के कंटेंट्स को देखने के लिए जुड़े रहिए उज्ज्योत के इस प्लेटफॉर्म से। हमारा ये लक्ष्य है कि आगामी बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करवाएं। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए उज्ज्योत के साथ।